Good morning, students. So again, we are going to discuss second chapter end of bipolarity, class plus 2 arts. So today we will discuss about the effect of shock therapy. Before starting the lecture, I'll tell you again what was shock therapy. It was a system that everything was given to private entrepreneurs. हिंदी में बात करें तो रशिया के जितने भी सरकारी रिसोर्सेज थे जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्राइवेट फर्म्स को दे दिया गया था, जिसके कारण गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। शॉक थेरेपी अप्लाई करने के बाद रशिया के अंदर क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या परिस्थितियाँ पैदा हुई, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कोलैप्स हम बात करते हैं कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ ड्यू टू शॉक थेरेपी। Economy included countries like Russia ruined. In Russia, state-controlled industry, or we can say industrial system, collapsed when 90% of its industries were sold to private firms. Restructuring was done by private forces, we can say market forces, rather than government. So the prices of things were not according to people's pockets. Rather, these were fixed by big profit as a target by the private industrial owner or industry's owner. Second effect was collapse of food security. Russian currency ruble declined. People lost their saving due to inflation. Collective farming system was collapsed, and this thing leave the people starving for food. There was food shortage in Russia. To control the situation, Russia had to import food from other countries. अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो जो ज़मीन थी पहले गांव की, उसमें कलेक्टिव फार्मिंग होती थी। सारे लोग, गांव के सारे किसान जो लोग थे वो मिलकर फार्मिंग करते थे, जिसमें सारा शेयर जो होता था मिल बांट लिया जाता था। लेकिन शॉक थेरेपी के कारण वो सारे खेत, वो सारी ज़मीन लैंडलॉर्ड्स को लीज पे दी गई थी, जिसके कारण जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब और भूखे मरने लगे। रशिया को इंपोर्ट करना पड़ा फूड, जिसके कारण उसकी करेंसीज थी उसके अंदर और भी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ। सेकंड थिंग, सोशल चेंज। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर फॉर ऑल केम टू एन एंड। जैसा कि हमें पता है कि सोवियत यूनियन के अंडर जो सिक्योरिटी थी सोसाइटी की, जो सोशल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी अच्छा था, बट जैसे ही शॉक थेरेपी अप्लाई होती है तो जो ट्रेडिशनल सिस्टम था सोसाइटी का वो ख़त्म हो जाता है। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू सेक्शन, academics and intellectual manpower disintegrated as a middle class moved to the outside of society. Economy was controlled by rich. In the introduction of private industry widened the gap between rich and poor. There was great difference in income and wealth as compared to the past. अगर हम सोशल चेंज के अंदर बात करें तो क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ आ चुकी थी तो इसीलिए लोगों की जो इनकम थी, जो लोगों के पास पैसा था, जो कि सोवियत यूनियन के समय पूरी इंडस्ट्री का शेयर होता था, प्रॉफिट होता था, शेयर किया जाता था। बट इस नए चेंज के अंदर गरीब को और ज़्यादा गरीब, अमीर को और ज़्यादा अमीर कर दिया गया था। नेक्स्ट था बैंकक्रप्सी। बैंकक्रप्ट अगर हम बात करें, देखा जाए तो बैंकों का कंगाल होना माना जाता है। ड्यू टू शॉक थेरेपी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ रशिया वर बैंकक्रप्ट। इट इंक्लूडेड द मनी ऑफ अकाउंट होल्डर्स, शेयर होल्डर्स एट्सेट्रा। जैसे ही रूबल में डिक्लाइन होता है तो जो बैंकों में लोगों का पैसा था वो भी डूब जाता है, बहुत ज़्यादा बैंक कंगाल हो गए थे। सबसे अहम पॉइंट है इसका फेलियर टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया जैसे देशों में डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार लोगों के द्वारा बनाई गई, किंतु सरकार के जो नुमाइंदे थे उनकी पावर के ऊपर किसी ने लगाम नहीं लगाई। लॉन्ग विद रशिया हैड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट
with weak parliament. Presidents were using their power in their own ways. They became totalitarian. We can take example of Turkmenistan and Uzbekistan, where presidents decided their tenure for 10 years and later they extended again for 10 years. Thus, in these countries had no proper democracy. क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर ज़्यादा प्रेसिडेंट के पास थी, उनके मुकाबले जो पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर बनना था, जो जुडिशरी थी, उनके पास प्रॉपर अभी सिस्टम नहीं था। इसीलिए प्रेसिडेंट अपने आप की शक्ति के अकॉर्डिंग, अपनी पावर के अकॉर्डिंग मनमानी कर रहे थे। सो ये 5 जो इफ़ेक्ट थे शॉक थेरेपी के कारण हम वो डिस्कस किए। सो कम टू द एन एंड ऑफ दिस चैप्टर। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, इंडिया एंड सोवियत यूनियन, फ्लैशबैक ऑफ कोल्ड वॉर एरा। हम बात करेंगे भारत और सोवियत यूनियन के रिलेशन की जब कोल्ड वॉर चल रहा था। तो सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकली रिलेशन देखें हमारे सोवियत यूनियन के साथ, तो सोवियत यूनियन ऑलवेज सपोर्टेड इंडिया साइड ऑन कश्मीर एंड यूएनओ। पाकिस्तान के साथ जब भी हमारा कश्मीर मुद्दे के ऊपर झगड़ा हुआ है तो यूएनओ की मीटिंग में हमेशा से सोवियत यूनियन ने इंडिया का साथ दिया। इट्स सपोर्टेड इंडिया इन ऑल मेजर कॉन्फ्लिक्ट लाइक 1965, 1971 विद पाकिस्तान व्हेन यूएसए सपोर्टेड पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हुई जंग में 1965, 1971 में जब पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा था तो उस समय सोवियत यूनियन ने हमारा साथ दिया। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो सोवियत यूनियन आल्सो सपोर्टेड इंडियाज पब्लिक सेक्टर कंपनीज लाइक स्टील प्लांट एट बोकारो, भिलाई, विशाखापट्टनम एंड मशीनरी प्लांट लाइक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इट इवन एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी व्हेन इंडिया वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो भारत के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध बनाए जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी वीक था, तो उस समय रशिया ने हमसे सामान खरीदा था। उसके बाद अगर हम बात करें मिलिट्री की, तो सोवियत यूनियन हैज़ बीन अ मेन सप्लायर ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड वेपन्स टू अस। इट इवन लॉन्च्ड सेवरल जॉइंट मिलिट्री वेंचर्स। तो मिलिट्री के ज़्यादातर वेपन्स हम रशिया से लेते हैं और कई ऐसे मिलिट्री के जॉइंट वेंचर्स रशियन आर्मी ने हमारी आर्मी के साथ मिलकर पूरे भी किए हैं। लास्ट है कल्चर। इंडियन कल्चर एंड हिंदी फिल्म्स आर पॉपुलर इन रशिया। अ नंबर ऑफ इंडियन आर्टिस्ट वेंट टू सोवियत यूनियन। सो भारतीय कल्चर अगर हिंदू देखें, बुद्धिस्ट देखें तो वो रशिया में पाए जाते हैं। हिंदी फिल्मों को भी काफ़ी रशियन लोग पसंद करते हैं, जिसके कारण हमारे फिल्मी आर्टिस्ट वहाँ कई बार गए हैं। So that's all for the end of bipolarity, second chapter. So after that we will discuss third chapter of the book. Thank you.